जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत आज हम लोग परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक नंबर और इससे रिलेटेड कुछ और परिभाषाएं हैं, द्रव्यमान संख्या है और फिर हम लोगों को पढ़ना है आगे बढ़ करके समस्थानिक के बारे में, समस्थानिक का उपयोग और संभारिक के बारे में। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी तत्व के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। आप सबको पता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए नाभिक के ऊपर धन आवेश होता है और उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक नंबर के बारे में। तो समझिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ही हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसको आपको याद रखना होगा कि ये जो परमाणु द्रव्यमान है, ये परमाणु द्रव्यमान, यह परमाणु क्रमांक भी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो यही परमाणु क्रमांक होता है और यही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और यही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या के बराबर होता है। तो इसको हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको अच्छी तरह, द्रव्यमान संख्या नहीं परमाणु संख्या कहलाता है, इसको अच्छी तरह से हम याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद एक चीज और हम आपको बता दें कि परमाणु द्रव्यमान कहें तब या परमाणु क्रमांक कहें तब इसको हमेशा Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद अगली जो परिभाषा होगी वो है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसको हम कहा करते हैं मास नंबर। तो ये द्रव्यमान संख्या क्या है, मास नंबर क्या है, हम इसके बारे में समझ लें। तो देखें, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं और इसको A से प्रदर्शित किया जाता है। एटॉमिक मास भी इसको कहते हैं, A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखे रहिएगा, यह जो द्रव्यमान संख्या है, यह द्रव्यमान संख्या परमाणु भार भी कहलाता है। ये परमाणु भार भी है और यह प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या और धन होता है ये न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात हो, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो, तो जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो दोनों का जो जोड़ होगा वही द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन को लिखना है, तो नाइट्रोजन को हम लिखते हैं 7n14। तो जो नीचे होता है ये परमाणु क्रमांक है, इसको परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा तो आप क्या बताएंगे? 7। देख करके ही आप बता देंगे। जो नीचे होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, या कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान होता है, और जो ऊपर होता है, ये जो ऊपर देख रहे हैं यह द्रव्यमान संख्या होता है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 14 होगा। हमेशा इसको आप याद रखे रहेंगे। अब देखिए, तो ये है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 7 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 7 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 ही होगी। और अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो ये परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। तो अगर परमाणु भार या जिसको हम द्रव्यमान संख्या कह रहे हैं, इसमें से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। देखिए, परमाणु भार को या परमाणु भार को या कह लीजिए द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं, और ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और ये द्रव्यमान संख्या आपको दिया है 14, प्रोटॉनों की संख्या है 7, और ये है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 14 ऋण 4 7। 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक को हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है जरा ध्यान समझिए। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और याद रख रहिएगा, समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं, अलग अलग तत्व के समस्थानिक नहीं होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक होता है 1H1। 1H1 इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1, परमाणु भार 1। तो अब देखिए, अगर इसमें पूछ दिया जाए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो अब कैसे न्यूट्रॉन की संख्या 1 कैसे हो जाएगी? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, और इसको हम कहते हैं प्रोटियम। नाम याद रखे रहिएगा, ये हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है प्रोटियम। इसके बाद हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है 1H2, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। ये जो है ड्यूटेरियम कहलाता है, ड्यूटेरियम। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये जो है ड्यूटेरियम कहलाता है, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम 1H2 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1,
परमाणु भार 2 होता है। इसी तरह से एक तीसरा जो समस्थानिक होता है वो होता है 1H3, जिसको हम ट्रिटियम कहते हैं। ट्रिटियम या इसको ट्राइटियम कहा जाता है। ट्राइटियम, तो याद रहेगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम या ट्राइटियम किसी भी नाम से आप कह सकते हैं। और याद रखे रहिए, पहले वाले में अगर पूछा जाए तो देखिए आप यहां देख रहे हैं सब में परमाणु क्रमांक समान है। परमाणु क्रमांक कह लीजिए या परमाणु द्रव्यमान कह लीजिए, देख रहे हैं नीचे सब में 1 है और सबका परमाणु भार अलग अलग है। इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जिसको कह रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अगर परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। अगर इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। और अगर ड्यूटेरियम में निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 - 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और अगर ट्रिटियम में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3 - 1, ये 2 हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। इसी तरह से कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन का एक समस्थानिक होता है 6C12 और दूसरा समस्थानिक जो होता है वो 6C14 होता है। तो अब इनका अलग अलग नाम नहीं है, लेकिन ये कार्बन के समस्थानिक हैं। तो याद रखे रहिएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व का होता है। तो ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक और ये दोनों जो है कार्बन के समस्थानिक हैं। अब इसमें इन दोनों का परमाणु क्रमांक कितना है? और परमाणु भार पहले वाले का और दूसरे का? अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो पहले वाले में क्या करेंगे? 12 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन 6 हो जाएगा। और दूसरे में ये हो जाएगा 14 में से 6 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8। तो ये जो है समस्थानिक रहा। अब अगर मान लीजिए एक और अन्य हम समस्थानिक देखना चाहें तो वो क्लोरीन का होगा। ये होता है 17 क्लोरीन 35। नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर होता है परमाणु भार। इसी तरह से ये परमाणु भार, इसी तरह से 17 क्लोरीन 37 होता है। तो देख रहे हैं एक ही तत्व के हैं ये, यहाँ कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है। तो इस तरह से समस्थानिक होते हैं। अब जो है समस्थानिकों का अनुप्रयोग भी होता है। समस्थानिक का कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है इसको हम देख लें। तो समस्थानिक का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, इसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। समस्थानिक का अनुप्रयोग, तो समस्थानिक का अनुप्रयोग क्या है? देखें, समस्थानिक यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है। तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है। परमाणु भट्ठी में क्या करते हैं? यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय ऊर्जा, उस नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है बिजली के उत्पादन में किया जाता है। तो पहला अनुप्रयोग है कि यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग, और यूरेनियम का समस्थानिक ये 92 यूरेनियम 238 होता है। ये यूरेनियम का जो समस्थानिक है 92 यूरेनियम 238, इसका उपयोग जो है ये परमाणु भट्ठी में किया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हम लोगों के देश में परमाणु भट्ठी को ही नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं या एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों के देश में यूरेनियम का प्रयोग नहीं होता है, प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। और ये प्लूटोनियम हम लोगों के देश में नहीं होता है, यह ऑस्ट्रेलिया से आता है हम लोगों के देश में। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें
कि कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि किसी को कैंसर हो जाता है तो लोग कहते हैं कि इनकी बिजली से सेकाई हो रही है, लोग ऐसे कह देते हैं, लेकिन वो बिजली से सेकाई नहीं होता है, वो कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी में होता क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, इन रेडियो एक्टिव किरणों को शरीर के उस भाग में भेजा जाता है जहां कैंसर हो जाता है। और कैंसर में क्या होता है, कैंसर में कोशिकाएं जो होती हैं वो सड़ने लगती हैं, और सड़ने का दर इतना तेजी से बढ़ता है कि इसीलिए किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए अंगुली में कैंसर हो गया, तो उसका इलाज बताया जाता है कि हाथ को यहीं से काट दिया जाए तो कैंसर रुक जाएगा। और अगर नहीं ऐसा किया जाए तो इतना तेजी से बढ़ता है कि 24 घंटे में वो कैंसर पूरे शरीर में बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज आप देखते हैं, शरीर में थोड़ा सा फोड़ा हो जाता है तो कितना दर्द करता है, और अगर कैंसर हो जाएगा तो कैंसर का दर्द कितना असह्य दर्द होगा, बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि कोबाल्ट का जो रेडिएशन होता है, कोबाल्ट के रेडिएशन को उसके ऊपर भेज करके जो कोशिकाएं सड़ गई होती हैं उनको जलाया जाता है। लेकिन इससे दिक्कत ये होती है कि जो कोशिकाएं सड़ी होती हैं वो तो जल जाती हैं, लेकिन जो कोशिकाएं अभी नहीं सड़ी होती हैं, जो अच्छी होती हैं, वो भी जल जाती हैं। और उसके जलने से नुकसान ये होता है कि अब उनमें कैंसर फैलने लगता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये जो कीमोथेरेपी है या जो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो इससे फायदा यही होता है कि कैंसर के फैलने का जो रेट है वो थोड़ा सा घट जाता है। यानी जहां अगर कीमोथेरेपी कराते रहने से फायदा ये होगा कि कैंसर वाला व्यक्ति अगर 4 महीने में मरना है तो वो 2-3 महीना और जी जाएगा। तो इतना ही फायदा होता है। फिलहाल अभी तक कैंसर का कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें, घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग में ये जो गर्दन होती है, पूरा गर्दन फूल जाती है और आवाज़ मुंह से नहीं निकलती है, घाव 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 आदमी करता है, तो ये घेंघा रोग हो जाता है। इसके इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और इसीलिए इस समय पहले जो नमक हम लोग खाते थे तो उसमें जो है आयोडीन नहीं मिला रहता था, अब जो है आयोडीन मिला करके दिया जाता है। तो यही आयोडीन युक्त नमक होता है जिसको हम लोग खाते हैं। अब इसके बाद जो है एक अगला टर्म आता है जिसे हम कहते हैं समभारिक। ये हम लोगों का लास्ट टर्म है इस चैप्टर का, या कह लीजिए केमिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर, लास्ट टर्म है समभारिक, जिसको हम कहते हैं आइसोबार्स। समभारिक क्या है, हम पहले आपको एक उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु भार जो होता है 40 होता है। इसी तरह से अगर हम आर्गान को देखें तो आर्गान का देखें, आर्गान का भी परमाणु क्रमांक, आर्गान का परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु भार 40 होता है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को ही समभारिक कहते हैं। समभारिक ये किसी एक तत्व के नहीं होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि समस्थानिक में जितने भी समस्थानिक होते हैं सब एक ही तत्व के होते हैं, लेकिन समभारी जो होते हैं ये भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको कैल्शियम भी दिखा दिया गया और आर्गान भी दिखा दिया गया। तो इन सबको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और इस प्रकार एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये जो हाइड्रोजन, ये जो प्रोटियम है ना, इस प्रोटियम को हम केवल H से भी दिखाते हैं या इसको हम केवल P से भी दिखाते हैं। P का मतलब यही प्रोटॉन होता है।
ठीक है, तो इसको एच या पी से दिखा देते हैं। ड्यूटेरियम को हम डी से भी प्रदर्शित कर देते हैं, कैपिटल डी लिख देते हैं। इसको हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। एक हल्का हाइड्रोजन, तो हल्का हाइड्रोजन एच है और डी को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। और इसके बाद ये ट्रिटियम है, ट्रिटियम को टी से भी, कैपिटल टी से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो केमिस्ट्री आपका था, क्लास 9th का जो केमिस्ट्री था, क्लास 9th का केमिस्ट्री आपका खत्म होता है। अब इसके बाद जो इंटेक्स क्वेश्चन है, यानी पेज के अंदर के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको बता देंगे और इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न बता देंगे। तो यह चैप्टर आपका पूर्ण रूपेण, यानी केमिस्ट्री आपका पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। तो आप सबको सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग तैयार कीजिए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।